सभी को क्लास 12 फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 4 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था ला चुके हैं आपके सामने। पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर नंबर 4 के सारे पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय में जिसने धप्पा किया हो सकता है आपके आने वाले बोर्ड सीबीएसई 2026-27 में धप्पा कर जाए। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही बात बोलेंगे जो हर बार बोलते हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं वेल एंड गुड, कंटिन्यू करिए सीरीज। और अगर आपको फॉर्मूले में किसी को कोई भी विशेष दिक्कत है, भाई भौतिक स्टडी की प्लेलिस्ट बन रखी है, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट 30 मिनट के अंदर समझा रहे हैं भैया, 30 मिनट के अंदर समझ लेना और आगे बढ़ जाना। और जिनको आते हैं चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का चैप्टर नंबर 4 का लवली क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, और आज धप्पा भाई 2024 के सीधा बोर्ड के एग्जाम से ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई घुमा फिरा के बातें नहीं, डायरेक्टली बता देंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन कह रहे हैं एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। पहले आपको मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में एक रिलेशन होता है। जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के। कह रहा है दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। आर टर्न अलाउड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। भैया कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मली अगर घुसता है 90 डिग्री के एंगल में घुसता है तो गोल 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 घूमने लग जाता है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m करके। अब यहाँ पर आपको दो केस दे रखे हैं, एक अल्फा के लिए और एक प्रोटॉन के लिए। तो बिंदास होके भाई यहाँ पर पहले अल्फा 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 लिख लेना, बाद में देख लेंगे जो चीज सेम है या जो चीज डिफरेंट है, बट फिलहाल के लिए अल्फा लिख लेना। अपॉन में दूसरा केस आप कर लेंगे, किसके लिए कर लेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के लिए कर लेंगे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m ही लगाएंगे। बट यहाँ पे पी 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 ही लिखने वाले हैं, टेंशन मतलब बाद में देखते हैं क्या चीजें सेम है किस तरह से अलग अलग है। दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहे हैं, यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि जो बी अल्फा है वो किसके बराबर है, बी प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या है, बराबर है। और आपको आई थिंक रेडियस का रेशियो निकालना है। तो भैया ये दोनों अगर बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर आप सही से अरेंज करते हैं तो बेटा आपको मिलेगा ये कटने के बाद यहाँ 1 बचेगा, एमपी सबसे ऊपर चल जाएगा, एमपी अपॉन में आ जाएगा आपका एम अल्फा, और यहाँ पे बचेगा बेटा क्यू अल्फा का होल का स्क्वायर अपॉन में क्यू पी का स्क्वायर इंटू में आर अल्फा का होल का स्क्वायर अपॉन में आर पी का स्क्वायर। आपको यहाँ पे रेडियस का ही रेशियो निकालना है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो निकाल लेते हैं बेटा। आर अल्फा का होल का स्क्वायर अपॉन में आर पी का होल का स्क्वायर, इनको ही रहने दो, बाकी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बेटा आपका एम अल्फा क्यू पी का स्क्वायर अपॉन में एम पी क्यू अल्फा का होल का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स है यानी कि 4mp, क्यूपी को फिलहाल क्यूपी ही रहने देते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एमपी को मास ऑफ प्रोटॉन, क्यू अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स होता है किसके, क्यू प्रोटॉन के स्क्वायर। एंड भाई अगर आप इसको काटोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1:1 आर अल्फा अपॉन में आर पी का होल का स्क्वायर, और 1 का रूट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि इसका राइट आंसर है 1:1। लवली प्यारा सुंदर वाला क्वेश्चन। तो देख लेना भाई सारे के सारे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके चलना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है 12th में आ गए हो तो इतना तो आना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्थान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट बायट-सावर्त लॉ एक्सप्रेस दिस इन लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बायट-सावर्त लॉ की आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, यानी कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है और उसका वेक्टर फॉर्म। अगर किसी बच्चे को वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत है तो बता देते हैं भाई, dv = μ0 अपॉन में 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे dl सही से लिखते हैं, आई डी एल इंटू में आर क्रॉस में अपॉन में आर के मैग्नीट्यूड का होल का क्यूब करके, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। स्टेटमेंट भाई आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो भौतिक स्टडी के सारे के सारे डेरिवेशन वाले पोर्शन में जाके देख लेना, वहां पे अच्छे से इसकी डेरिवेशन लिखा रखी है। अच्छा क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट भी था, ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2 नंबर का, और इससे पहले भी 2016-17 में रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। A galvanometer coil has a resistance 12 ohm। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 12 ओम के आसपास, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 12 ओम। द मीटर शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, ठीक है। 3 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर का आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर हैविंग रेंज ऑफ 0 to 18 वोल्ट। तो आपको पता है हायर रेंज लेते हैं
गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, एक सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में शंट रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको पता होगी। और वहां पे डेरिवेशन के कंक्लूजन में अगर आपको फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस जिसका फॉर्मूला लिखा होता है R इक्वल टू V माइनस का IG अपॉन में IG। बेटा यहाँ पे V का मतलब वोल्टेज, IG का मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट और G का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन में IG माइनस का IgG के नीचे IG आएगा, तो यानी कि खाली क्या बचेगा IG। वैल्यू पुट करते तो जाएगा आपका वोल्टेज आपको दे रखी है 18 अपॉन में IG की वैल्यू 3 × 10 की पावर -3 माइनस का G की वैल्यू हो गई आपकी 12, तो हो जाएगा 6 आ जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बेटा 6000 माइनस का 12 यानी कि आ जाएगा 5988 ओम करके। यानी कि इतने रेजिस्टेंस को आप लगा दोगे सीरीज में तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी बायो वाले बच्चे को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो बेटा मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, सीरीज को बिल्कुल टाइम वेस्ट ना किए बिना फटाफट इसलिए करवाया जा रहा है कि कोई बच्चा एक बार न्यूमेरिकल तक आ जाए, यानी कि फॉर्मूला पुट कर लिया, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन खुद से करना भाई, खाली यहाँ पे फाइनल आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन 2018 के पेपर में इसने सीबीएसई के प्री बोर्ड में धप्पा किया था, 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। An iron ring of relative permeability mu r and winding of insulated copper wire, यानी कि एक आयरन की रिंग है, इसके ऊपर भैया कॉपर की वायर को लपेट दिया गया, गड़गड़ 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 करके। शायद किसी को सुन के याद आ रहा होगा, इसे टोरॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, टोरॉइड करके बोला जाता था। When the current in the winding is R, यानी कि इससे करंट फ्लो किया गया, I फ्लो किया गया। Find the expression for the magnetic field in the ring। आप सभी को इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो भाई इसकी डेरिवेशन कर लेना। इसकी डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि होता है इंडिकेशन B डॉट DL विच इज इक्वल टू हो जाता है आपका म्यू नॉट I टोटल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे B आपका बाहर आ गया, डेरिवेशन खुद से करना भाई, ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ खाली, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी आपका आंसर आ सके, ठीक है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में रन देता हूँ। म्यू नॉट की जगह आपको पता है म्यू नॉट जो होता है ये वैक्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट वो कह रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी की टर्म यूज करो, तो कोई बात नहीं भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए मेरे को मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट के साथ आप म्यू आर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और आई टोटल की जगह हो जाएगा आपका एन आई करके। टोटल करंट जो होता है नंबर ऑफ टर्न उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो बी जो हो गया ये आ गया बेटा म्यू नॉट म्यू आर एन आई, और डीएल का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 2 पाई आर सर्कल का पेरीमीटर, तो हो जाएगा बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन में 2 पाई आर करके। कुछ जने इसको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा भी है नंबर ऑफ टर्न पर मीटर की टर्म में आपको करना है, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर एन आई करके। ये डेरिवेशन याद रखना, ये डेरिवेशन टोराइड वाली है, बस आपको वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, म्यू नॉट के साथ म्यू आर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए भाई आगे 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 प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2018 केंद्रीय विद्यालय, 2 नंबर का क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में बेटा धप्पा जरूर करेगा, तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आजकल के पेपर जो है थोड़े से हाई लेवल बनाए जा रहे हैं। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर, 2 वायर है पैरेलल, एक वायर को नाम दे दिया ए, एक वायर को नाम दे दिया बी, दोनों में करंट जा रखा है, एक में 8 एम्पियर का है, एक में बेटा 5 एम्पियर का, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर 2 वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों अट्रैक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल है। ये याद रखना बेटा, सारी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताते जा रहे हैं, तो लिखते जाना। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर, लवली क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फोर्स पर लेंथ का एक फॉर्मूला होता है 2 वायर के बीच में फोर्स निकालने के लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R इंटू में L, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 के पावर -7, याद है तो वेल एंड गुड। 2I1 का मतलब पहला करंट, किसी को भी मान लो बेटा, I2 का मतलब दूसरा करंट, ये भी किसी को मान लो, R दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर यानी कि 10 के पावर -2। लेंथ, वायर की लेंथ इसने बोल रखी थी कि एस्टिमेट द फोर्स ऑफ 10 सेंटीमीटर सेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं ये लेंथ की तरह बिहेव करेगा, तो मल्टीपल 10 इंटू 10 की पावर -2, सारे बच्चों को पता है 10 की पावर -2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको सोल्व करते हैं तो 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि इसका अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हैं तो भाई आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर
-5 न्यूटन के आसपास। तो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन भी चेक कर लेना भाई, थोड़ी सी अगर गलती हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जब कमेंट सेक्शन में जा ही रहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये पूरे पेपर पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आंसर मैच कर लेना सारे के सारे। बायो वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, सारा खेल फॉर्मूले का है, तो पहले फॉर्मूले वाली शीट देख ले, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लवली प्यारा मजेदार क्वेश्चन 2024। अगेन एक 2024 अभी रिसेंटली हुआ बोर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। Derive the expression for the magnetic force acting on a straight conductor of length L, carrying current I in external magnetic field. It is valid when current conductor is in a zigzag form. आपको पता ही है डायरेक्टली एक डेरिवेशन है मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा वाली। कौन सी है बेटा? बिल साइन थीटा वाली। तो एक डेरिवेशन को सारे के सारे कर लेना डेरिवेशन के लिए, अदरवाइज अगेन बोर्डिंग स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लवली 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 क्वेश्चन की स्टार्टिंग है भाई। क्या है? Derive the expression for the torque acting on a current carrying loop placed in a magnetic field. आपको टॉर्क बताना है तो भाई टॉर्क की भी डेरिवेशन है, ड्राइव का मतलब डेरिवेशन ही होता है, ठीक है। 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। अगेन ये भी केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड का ही था। तो यहाँ पे क्या रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द करंट कैरी, यानी कि टॉर्क की डेरिवेशन करनी है निब्बा। बेटा याद होगी वाली डेरिवेशन क्या होती थी, निब्बा साइन फाई, या फिर आजकल हमारे बच्चे बोलने में शर्माते हैं तो भैया कोई बात नहीं, बीना साइन फाई करके, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला बोल लो, खाली अरेंजमेंट की बात है। निब्बा बीना ये सब फालतू की चीजें होती है, याद जरूर ये रखना, कहीं बाद में पता लगे निब्बा में एन का मतलब क्या था। एन का मतलब निखिल या कोई और चीज नहीं, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये वाली डेरिवेशन करनी है। बी वाले पार्ट में कह रहा है, डेरिवेशन देख लेना भाई, सुंदर डेरिवेशन है। बी, explain the significance of the radial magnetic field when the current carrying coil is kept in it। यानी कि आपको बताना है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई यहाँ पे। तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ये वैलिड रीजन है। बट आजकल एआई का जमाना है, काफी सारे बच्चे गूगल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फालतू की चीजें करने में लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आप गूगल कीजिए, अच्छी बात है, गूगल करने से भी काफी चीजें मिल जाती है। तो मैक्सिमम टॉर्क के साथ वहां पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी लिखेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखेगा वो आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी, आपको बात एक ही हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन रियल रीजन याद रखना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल बेसिकली एक्यूरेसी के लिए करते हैं। पहला पॉइंट अगर किसको लिखना हो, एक्यूरेसी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क वाला आपको जेई और नीट में डायरेक्टली हिट होने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पहला पार्ट की डेरिवेशन एंड दूसरा पार्ट थ्योरेटिकल। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन एक लवली क्वेश्चन, टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर A1 एंड A2। भाई 2019 का लवली क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं जनरली कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन से अगर आपको प्यार नहीं हुआ समझ लो आपके सीने के अंदर दिल ही नहीं है भाई, सिर्फ आपके दिमाग के अंदर दिमाग है और कुछ नहीं है। तो दिल को रखिए अपने पास और इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर A1 एंड A2 कैरिंग अ करंट I एंड 2I। ठीक है भाई, मैं 2 वायर बना देता हूँ। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो चलो डॉटेड डॉटेड थोड़ा दिखा लेते हैं, टीचर खुश, आप खुश, सब खुश। और 2 वायर है, दोनों कुछ इस प्रकार है, A1 एंड A2। एक में करंट जा रहा है I, फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन है, तो दूसरे में करंट कितना है, 2I करके। चलिए यहाँ तक तो मुझे कोई कष्ट हुआ ही नहीं है। और कैप्ट D डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिया, D मान लिया। ठीक है, वैसे भी अगर वो नहीं भी बोलता तब भी हम D मानते, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वेयर शुड अ थर्ड स्ट्रेट वायर A3 कैरिंग अ करंट 1.5 I बी प्लेस्ड बिटवीन A1 एंड A2। यानी कि A1 एंड A2 के बीच में ये जो तीसरी वायर है A3, इसे कहाँ रखूं, ठीक है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, 1.5 I। अब इसकी डायरेक्शन तो बोल नहीं रखी, कोई बात नहीं भाई, चाहे ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, इससे घबराना मत। कह रहा है कहाँ रखे ताकि इसमें कोई फोर्स ये एक्सपीरियंस करे ही ना। ठीक है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे ही ना। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना, चैप्टर नंबर 1 में भी है कि बीच में एक चार्ज कहाँ रखे ताकि वो फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। तो भाई भौतिक स्टडी वाला रूल लगाता हूँ, इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लेना x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा d है, ये x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया d माइनस का x करके। अब इस वाली में यानी कि A3 वाली वायर में फोर्स कौन लगाएगा, पहली वाली वायर लगाएगी, और कौन लगाएगी, दूसरी वाली वायर। ठीक है, इसे मान लेना F1 और इसको क्या मान लेना F2। बेसिकली व्हाइट वाली या A3 वाली पे F1 A1 वाला लगा रहा है तो F1 फोर्स, इसे क्या मान लिया F2। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुई तो नेट फोर्स की वैल्यू 0। हमेशा ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो मैं यहाँ पे आंसर के लिए डायरेक्टली थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर नेट फोर्स 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 करने के लिए हमेशा भौतिक स्टडी वाला रूल लगाओ कि लेफ्ट से लगने वाली फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, राइट। 2 इन्फिनिटी वायर है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2। अच्छा F1 2 I1
I1 की जगह मैं I पुट कर रहा हूँ, I2 की जगह ये वाली वायर यानी कि व्हाइट वाली, क्योंकि F1 जो है वो A1 और A2 के बीच में लग रही है, रखना ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, F1 जो है A1 एंड A3 के बीच में, सॉरी, और F2 जो है ये A2 एंड A3 के बीच में लग रही है। तो A1 वाले का करंट इंटू में A3 वाले का करंट, A3 वाले का करंट कितना है बेटा 1.5 I अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है आपको दिख ही रहा है x, इंटू में लेंथ भी करना होता है, याद रखना। लेंथ को कुछ बोला नहीं है, वैसे तो इन्फिनिटी वायर बोल रखा है, तो इन्फिनिटी वायर में हम लोग लेंथ लेते नहीं है, बट ठीक है फिलहाल के लिए लेंथ में लिख के चलता हूँ टीचर को इंप्रेस करने के लिए, विच इज इक्वल टू F2 इन दोनों के बीच में लगने वाली, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 मतलब A2 का करंट जो कि कितना है भाई आपका 1.5 कह रहा है सॉरी 2I इंटू में A3 का करंट जो कि अगेन कितना हो जाएगा आपका 1.5I अपॉन में दोनों के बीच का रिश्ता कितना है बेटा d माइनस का x इंटू में l। अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई से म्यू नॉट बाय 4 पाई कट गया, l से आपका l कट गया, 1.5I से 1.5I कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे बचा भाई आपका, वैसे तो i भी नहीं बचेगा, i से भी i क्या हो गया आपका कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचा 1/x और यहाँ पे बचा बेटा 2/d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2x, तो d किसके बराबर आ गया 3x, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई d/3, खत्म कहानी, एकदम लवली राम क्वेश्चन। अगेन ये सीरीज खाली हमारे उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे खाली ये सोच रहे कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 विद इन 2 डेज या विद इन 1 डेज, स्विच कर लो भाई, कोई और वीडियो में चल जाना, यहाँ पे मत आना, क्योंकि ये बेसिकली उनके लिए बनाई गई है जेन्युइनली मेहनत है, जो जेन्युइनली 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं 2 दिन के अंदर 15 मिनट के अंदर, तो 100 आउट ऑफ 100 भैया सीबीएसई के डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, फिर तो आपको वो भी नहीं दिलवा पाएगा वैसे तो। चलिए आगे लिखा हुआ है डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द A3 डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। 2019 के टाइम में यही हुआ था भाई, ये क्वेश्चन जब आया था काफी सारे बच्चों ने इसका पहला पार्ट तो निकाल दिया था, दूसरे पार्ट को इग्नोर मार दिया था। वो कह रहा है कि क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन द करंट, मतलब A3 में अगर 1.5 एम्पियर की जगह, मेरी बात ध्यान से सुनना, A3 में यानी कि बीच वाली वायर में 1.5 एम्पियर की जगह का करंट कुछ और होता तो क्या आंसर चेंज हो जाता? नहीं भैया, कोई चेंज नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि 1.5 एम्पियर लेफ्ट में भी था राइट में था, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो इसकी तो कोई इसकी वजह से कुछ हुआ नहीं। मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर होता तो 1.5 की जगह यहाँ पे भी 5 एम्पियर लिखते, यहाँ पर भी क्या लिखते 5 एम्पियर, दोनों कैंसिल हो जाते, फिर भी आंसर क्या आता d/3। तो भैया इसका आंसर लिख लेना नो इफेक्ट, क्या लिख लेंगे नो इफेक्ट करके, ठीक है। तो इसके दोनों पार्ट का आंसर ध्यान रखना, मेथड को समझ लेना। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई स्क्रीनशॉट के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, लवली 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 मजेदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं कि एकदम छाने वाला क्वेश्चन आ गया। अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, भाई 2022 में इस क्वेश्चन ने तहलका मचा दिया था 3 नंबर का। ये चीख चीख के बोल रहा था कि पेपर टिपिकल आ गए है भाई। क्या रहा है? A straight horizontal conductor rod of length 0.45 मीटर, मैं थोड़ा सा यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी लेंथ हो गई 0.45 मीटर, इसका मास आपको दे रखा है 60 ग्राम, ठीक है भाई। मैं नीचे mg लिख लेता हूँ, मास की जगह 60 ग्राम है। इस सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर एट इट्स एंड, इसके एंड से 2 वायर के साथ ये जुड़ा हुआ है। चलिए ये भी जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रोड थ्रू द वायर, इस वायर के थ्रू इस कंडक्टर में करंट डाला गया 5 एम्पियर का। चलिए ये भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट डाला गया। आगे पहला पार्ट एकदम सिंपल सादा सरल, क्या रहा? What magnetic field should be set up normal to the conductor in order the tension in the wire is zero। अगेन भाई वैसा ही क्वेश्चन आ गया, टेंशन इन द वायर इज जीरो। पहली बात तो टेंशन वायर में लगेगी कैसे? आपको पता है भाई ये रोड है, इस रोड को 2 वायर के थ्रू जोड़ दिया गया, तो ये रोड कहाँ आने की कोशिश करेगी? नीचे। नीचे आएगी तो वायर में खिंचाव पैदा होगा, खिंचाव का मतलब ही फिजिक्स में टेंशन बोला जाता है। अब मान लो वो कह रहा है कि टेंशन इन द वायर इज जीरो, ऐसा तो जब भी हो सकता है जब ये वायर नीचे खिंच रही होगी, इसको कोई फोर्स नीचे से क्या कर रही होगी? बैलेंस। अब देखो ये नीचे जा रही है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, कोई फोर्स, अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है करंट दे रखा है, लाइन दे रखी है, सब चीज दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही होने वाले हैं। तो अगर ये नीचे जा रही है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले, बैलेंस करने का मतलब है ऊपर धकेल दे इक्वल अमाउंट में, तो वायर में लगने वाली टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो। ये कुछ ऐसा ही है, आप रस्सी पकड़ के लटक जाओ, आपका वेट है 90 किलो मान लेते हैं, और नीचे से कोई बंदा आपको यूं करके सपोर्ट कर दे ऊपर की तरफ खींच के, तो भैया रस्सी में लगने वाली टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी है। तो अगर टेंशन जीरो हो चुकी है, इसका मतलब नीचे लगने वाली फोर्स जो कि हमारी कौन सी है भाई? आपकी ग्रेविटेशन फोर्स, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स यानी कि जो कि हमारी कौन सी हो जाएगी?
मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों की दोनों हो जाएगी भाई आपकी बराबर, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी जाके टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। घबराने की जरूरत है नहीं। मैग्नेटिक फोर्स, एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले देखा था, बिल, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला mg। आपको क्वेश्चन में बी निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, तो हो जाएगा भाई आपका mg अपॉन में IL। मास की वैल्यू आपको दे रखी है 60 ग्राम, ये लिखा हुआ बेटा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि मास की वैल्यू कितनी है 60 ग्राम, तो 60 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना तो आपका आ जाएगा भाई 0.06, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 0.06, जी की वैल्यू फिलहाल मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ बच्चे 9.8 करना चाहे तो कर सकते हैं, बट भैया कैलकुलेशन हमें जल्दी करनी है इसलिए मैं 10 पुट कर रहा हूँ। करंट की वैल्यू उसने 5 दे रखी है और लेंथ दे रखी थी इसने 0.45, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 और 6 12 12 और 45, यानी कि हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 और 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.26 टेस्ला के आसपास। कितना आएगा? 0.26 टेस्ला। एक बार क्रॉस चेक कैलकुलेशन जरूर कर लेना भाई सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे मैं बायो वाले बच्चों को भी कंसिडर कर रहा हूँ। देन आपसे बी पार्ट में पूछा गया है, एक बार बी पार्ट भी देख लेते हैं। What will be the total tension in the wire if the direction of the current is reverse, keeping the magnetic field same before the ये मतलब क्या रहा है, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी बेटा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो मैग्नेटिक फोर्स जो कि नीचे से पहले ऊपर लग रही थी, अब कहां लगेगी? ऊपर से नीचे। ध्यान से सुनना क्या बोला। करंट पहले वाले केस में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। अब आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, चेंज कर दी, तो भैया मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे, ग्रेविटेशनल भी फोर्स नीचे। और कह रहा है अगर ऐसा हो जाता है तो बताओ टोटल टेंशन कितनी होगी? तो टोटल टेंशन जो होगी भैया वो हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है, पहले उल्टी थी, ठीक है। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं देखो, पहले कुछ बच्चे करेंगे mg प्लस का मैग्नेटिक फोर्स की जगह BIL, सारी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे। बेटा ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमने यहाँ पे लिख चुके थे कि ग्रेविटेशन फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या है? बराबर है। तो भाई ऐसे करके आंसर निकाल के अपने आप को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली इसकी जगह लिख देना FG और FM बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या 2FG। FM भी FG के बराबर था, FG प्लस FG 2FG, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2mg। मास की जगह आप पुट कर लो भैया भाई 60 0.06 और ग्राफ जी की जगह 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1.2 न्यूटन करके। सिंपल सादी सरल कहानी। और बोलो सिंपल सादी सरल कहानी। अब कोई बच्चे बीच में ऑब्जेक्शन मत करना, सर 1.2 नहीं, मैंने नेट में देखा तो 1.18 आ रहा था, जी की वैल्यू 9.8 पुट करने के लिए आ रहा था, और हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ गया भाई, आ गया, लवली क्वेश्चन छा गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ध्यान से देख लेना, स्क्रीन में एक बार क्लियरली विजिबल है ना, तो मजा आ जाएगा। चलिए भाई 2022 के 3 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये 2014 में पहले भी प्री बोर्ड में धप्पा कर चुका है, ठीक है। प्री बोर्ड में धप्पा कर चुका है, और मैं आपको रिसेंटली का ही बताता हूँ, ये 2023 के जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हाफ ईयरली के एग्जाम में भी क्वेश्चन धप्पा कर चुका है। तो भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम इंपॉर्टेंस देते ही है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है टू आइडेंटिकल लूप P एंड Q, आपको दिख भी रहा है, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट they have a common center as shown the figure, find the magnitude and direction of the net magnetic field। ठीक है भाई, अभी मैं डायरेक्शन वाले वर्ड को थोड़ा छोड़ के चल रहा हूँ, पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड द कॉमन सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी पड़ेगी सेंटर में, आपको लगाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता टेंशन मत लो। राइट हैंड थंब रूल में बस एक ही प्रॉब्लम है, इस पूरी कॉइल में ना डायरेक्शन नहीं दी थी, करंट की डायरेक्शन दे ही नहीं रखी थी, या ऊपर है या नीचे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो रिलैक्स रहो, आंसर तो आपको फिर भी निकालना था। क्यू वाली कॉइल में या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब बनता है, जो बच्चे समझ रहे हो ध्यान से समझना। या तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में मतलब पी की तरफ, या फिर राइट में होगी मेरी तरफ, ठीक है, लेफ्ट या राइट इस तरह से होने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हो मुझे अच्छे से पता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, ये होगी पी की वजह से, ठीक है। इसकी अगर आप डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो ये पी नहीं सॉरी मैंने पी लिख दिया, यहाँ पे ये बनेगी क्यू की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई क्यू की वजह से। और पी वाले की वजह से बनाओगे तो ऊपर कहीं जाएगी, ठीक है, पी वाले की वजह से बनाओगे तो ऊपर कहीं जाने वाली है। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, हो सकता है वो नीचे भी जाए, क्योंकि डायग्राम में डायरेक्शन हमें दी नहीं थी, बट बेटा आंसर तो आपको फिर भी निकालना है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हर हाल ये लो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हर हालत में दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका 90। और आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई,
बीच से निकालते हैं, इसको बोलते हैं आर। और ये आर किसके बराबर होता है? आर बराबर होता है अंडर रूट बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ये अभी मैं दोबारा इसको एक क्वेश्चन इसका आएगा उसमें दोबारा डिस्कशन होने वाला है इसका। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में अगर 90 डिग्री हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका रिजल्टेंट बीच में बनता है और फॉर्मूला क्या होता है? बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर। बीपी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ पी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना है, सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसने दे रखे, हालांकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, अगर दिया होता तो एन से क्या कर लेते? मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ज्यादा घुमाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल सबको फॉर्मूला आता होगा। तो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई का होल का स्क्वायर। बीपी है तो इसके नीचे ना आईपी लिख लेना। आईपी का मतलब करंट पी वाली कॉइल का। रेडियस क्योंकि सेम ही है तो रेडियस में लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस का म्यू नॉट बाय 4 पाई आई क्यू अपॉन में आर इंटू में 2 पाई का होल का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वाला लगेगा, इसमें रखना क्योंकि सेंटर में ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। चलिए जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, आर कॉमन है, दोनों का स्क्वायर भी है। अच्छा ध्यान से देख लो, दोनों का क्या है? स्क्वायर है। तो रूट से बाहर ये डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं होता तब रूट से बाहर नहीं आते, तो हो जाएगा 2 पाई बाय आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटा? अंडर रूट आई पी का स्क्वायर प्लस में आई क्यू का स्क्वायर। अब कुछ हमारे बायो वाले बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है, तो भाई बायो वाले बच्चों के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, अंदर अगर कोई चीज सेम हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो रूट से बाहर आके स्क्वायर वाला क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ, आंसर निकालता हूँ। म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा आपका 10 की पावर -7। 2 पाई को फिलहाल 2 पाई छोड़ रहा हूँ। रेडियस आपको दे रखा था 5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ। इस 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर में, यानी कि 10 की पावर -2 आई पी, यानी कि आई पी 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 का करंट कितना दे रखा है इसने? 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आई क्यू यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 पाई बाय 5 इंटू 10 की पावर -2 अंडर रूट 25। 25 का 5 ही हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा बेटा 2 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये हो गई आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो जाएगा 6 12 और 14 28, यानी कि 6.28 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये है भाई इसका रिजल्टेंट आंसर। बट इस क्वेश्चन में वो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। वैसे तो डायरेक्शन इसकी नहीं बताई जा सकती, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रखिए। बट इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन पूछे भाई, बिंदास बिंदास जिसे बोलते हैं, बिंदास होके फॉर्मूला लगाना। ये डायरेक्शन यहाँ पे मैं ना थोड़ा अलग मार्कर से लिख देते ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किसके? डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। बिंदास होके फॉर्मूला लगाना, tan थीटा विच इज इक्वल टू पहले वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आपका है बीपी अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि क्या दे रखा है? बी क्यू करके। बिल्कुल किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन का मतलब ही tan थीटा होता है और एंगल ही आपको डायरेक्शन देता है। अब यहाँ पे बीपी की जगह फॉर्मूला पुट करोगे तो वही आ जाएगा आपका क्या? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई पी अपॉन में आर इंटू में 2 पाई के होल के अपॉन में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई क्यू अपॉन में आर इंटू में 2 पाई। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो tan थीटा बचेगा वो बचेगा बेटा आपका आई पी बाय आई क्यू, यानी कि आ जाएगा 3/4, जिसको हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 करके। कुछ कुछ जनों का आंसर 4/3 भी आ सकता है। तो भाई मैं फिर बता दूं, अगर आपका आंसर tan इनवर्स 4/3 आ रहा है उसको भी सही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है और मैंने आपको खाली लॉजिक सिखाया कि डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि पी वाले कंपोनेंट को क्यू वाले से डिवाइड करो। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, पी और क्यू में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर? ये डायरेक्शन का कंसेप्ट को भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं भाई, ठीक है, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट इसका भी। अभी तो धुआंधार क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुए, ये सब तो लल्लू क्वेश्चन है, ये सब तो जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन, डायग्राम वाला क्वेश्चन स्क्रीन में एक बार चेक कर लेते हैं। बढ़िया दिख रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, जैसे आप लोग खुद हो बढ़िया। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है जिसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। कैप्ड नियर इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सेम प्लेन एज शोन द फिगर। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor। आपको बताना है इसमें मैग्नीट्यूड बतानी है, डायरेक्शन बताना है, नेट फोर्स का निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। ये जो है इसमें ध्यान से देखो,
यहाँ पे ये वाला अगर आपने कभी सर्किट सोल्व किया हो तो आपको बता देते हैं, दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगती है, एक इसके और इसके बीच में लगेगी, एंड देन पहली वाली और लास्ट वाली के बीच में लगेगी। इसके अलावा इसमें और कोई पैरेलल वाला है ही नहीं। कोई बच्चा अगर ये बोले कि ये वाली वायर और ये वाली वायर भी पैरेलल है, भाई ऐसा नहीं लग सकती, क्योंकि ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड बॉडी में कभी भी फोर्स नहीं लगती है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेगी तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अदरवाइज नहीं। तो दो पैरेलल का मतलब एक ये वाली और एक ये वाली। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, लंबी वाली छोटी वाली, इसके पास करंट है 2 एम्पियर, इसके पास करंट है 1 एम्पियर। मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर, और मुझे लेंथ भी चाहिए। तो भैया इसकी लेंथ है आपकी 20 × 10 की पावर -2 मीटर करके। मैं शांति से पहले फोर्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने दो वायर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला पहले ही बता दिया। इसे F1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा आपका वही फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं, V0/4π2I1I2 अपॉन में R इंटू में L। तो μ0/4π अगर आप वैल्यू सही से पुट करेंगे तो भाई आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -7 टू I1 की जगह 2, I2 की जगह 1 अपॉन में R, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 × 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई लेंथ आपको दे रखी है 20 × 10 की पावर -2। इसे सोल्व करेंगे, 2 × 4 = 8 × 10 की पावर -7 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है। दूसरी यहाँ पे दो पैरेलल वायर हो रहा है, एक ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली। तो डायग्राम एक काम करता है, गंदा नहीं करते, मल्टीपल मार्कर कलर का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट बोर्ड का सदुपयोग करते हैं, है ना। तो ये बड़ी वाली वायर और एक ये छोटी वाली वायर, बट दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में। कोई बात नहीं भाई, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स होती है अट्रैक्ट होती है, और यहाँ पे जो फोर्स होती है ये रिपेल कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे करंट दे रखा आपको 2 एम्पियर, यहाँ पे दे रखा आपको 1 एम्पियर। मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इस वाली वायर और इस वाली वायर के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 × 10 की पावर -2 मीटर। और लेंथ को तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो 20 × 10 की पावर -2 मीटर। मैं F2 निकालने में फोकस करता हूँ। F2 वही μ0/4π2I1I2 अपॉन में R इंटू में L। तो भाई μ0/4π जाएगा 10 की पावर -7 टू I1 2 I2 1 अपॉन में हो जाएगा बेटा R, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना दे रखा है 30 इंटू में 10 की पावर -2, और लेंथ कितनी दे रखी है आपको 20 इंटू में 10 की पावर -2। सोल्व करेंगे, 2 × 4 = 8, और 8 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई, 8/3 लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। 8/3 × 10 की पावर -7, ठीक है, -7 न्यूटन करके खत्म कहानी। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो देख लो भाई, एक अट्रैक्ट कर रही थी, एक रिपेल कर रही थी। तो अगर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो दोनों को क्या करोगे, माइनस। और माइनस कैसे करते हैं बेटा, पहली क्लास या दूसरी क्लास वाला क्वेश्चन नहीं कि माइनस कैसे करते हैं, कि 2 में से 3 ऐसे नहीं पूछ रहा। माइनस हमेशा कैसे किया जाता है फिजिक्स में, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। यानी कि अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स जो होगी वो हो जाएगी बेटा ज्यादा वाली, जो कि आपकी अट्रैक्ट वाली थी, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 × 10 की पावर -7 आई है, जबकि इसकी 8/3 आई है, ठीक है। तो F1 माइनस का F2 ये हो जाएगा आपका 8 × 10 की पावर -7 माइनस 8/3 × 10 की पावर -7। तो इसको आप एलसीएम ले लेना भाई, अगर 10 की पावर -7 कॉमन लोगे, 8 भी कॉमन ले लेना। एक काम करना, 1 माइनस का 1/3 करोगे तो 2/3 बचेगा, यानी कि 16/3 कितना बचेगा बेटा, 16/3 × 10 की पावर -7 न्यूटन, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 5.34 × 10 की पावर -7 न्यूटन, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, 5.34, सॉरी नॉट 74, 5.34 × 10 की पावर -7 न्यूटन करके। ये बच रहा है ना, 3 बजे बंदा 3 9 3 12, ठीक है, मतलब 3 जाता है, उसको अप्रोक्सीमेटली 34 मान लिया। अब वो कह रहा था डायरेक्शन, भैया डायरेक्शन आप भूल गए क्या, हर बच्चा पेपर में डायरेक्शन भूल जाता है। भाई यहाँ पे जीता कौन, ज्यादा वाली फोर्स। ज्यादा वाली फोर्स क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। अट्रैक्ट करने का मतलब है यहाँ पे जो फोर्स लगेगी टुवर्ड दी वायर लगेगी। कहाँ लगने वाली है बेटा, ये जो फोर्स लगने वाली है कहाँ लगने वाली है, डायरेक्टली टुवर्ड। लिख लेना भाई, जो डायरेक्शन है कहाँ गया, ये रहा डायरेक्शन टुवर्ड द वायर, टुवर्ड द वायर। और टुवर्ड द वायर क्यों हो गया, क्योंकि कौन सी वाली ज्यादा थी, अट्रैक्ट। यानी कि अगर ये अट्रैक्ट होगी तो फोर्स कहाँ लगेगी, वायर के पास लगेगी, टुवर्ड। अवे फ्रॉम कब लगती, जब रिपेल कर रही होती, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन या किसी को कुछ स्टेप कोई दिक्कत है तो विशेष टिप्पणी के साथ पूछ सकता है। अरे ये क्या बोल दिया, पूछेगा कैसे, चैट में बेटा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, टेंशन मत लो। और बौद्धिक स्टडी की वेबसाइट में जाना, वहां पे फोन नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। पूरी टीम बिठा रखी है क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए, टेंशन ही मत लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, लवली 2019 का 3 नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, दमदार क्वेश्चन की शुरुआत है भाई। क्या रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्वेश्चन आपके लिए बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, ये देख लेना भाई। ये सब चीजें नहीं, ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी जब पूछा गया था ना कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बता, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है ये जाके किताब में पढ़ो, हमसे वो पूछो जो चीज करने की है। तो भैया यहाँ भी न्यूमेरिकल पूछो, ये सब चीजें तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब चीजें तो आप वैसे भी कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन खुद से कर लेना। न्यूमेरिकल में आते हैं, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, 2019 का 3 नंबर का क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, यानी कि टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 5 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस बार ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, मिड पॉइंट। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। एक में करंट है 5 एम्पीयर का और एक में करंट है भाई आपका 10 एम्पीयर का, सेम डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सेंटर पॉइंट में, ओ मान लो, जो कि सेंटर का मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, पूरा डिस्टेंस 20 था तो आधा आधा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्या रहा है, इस ओ वाले पॉइंट में नेट फोर्स बताओ कितनी होगी, बता लेते हैं। पहले इस ओ वाले पॉइंट में फोर्स कौन लगाएगा, पहली वाली वायर फिर दूसरी वाली वायर। पहली वाली वायर को 1 मान लिया, दूसरी वाली वायर को 2 मान लिया, तो 1 और 2 की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं। F1 फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। B1 म्यू नॉट बाय 4 पाई भाई 2i अपॉन में r, प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला है, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, 2i की वैल्यू कितनी है 5 और डिस्टेंस कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व करोगे तो 5 2 जा 10 से 10 कट गया, यानी कि आ जाएगा 10 की पावर -5 टेस्ला। सिंपल सादी सरल कहानी, इसमें तो कोई दो राय वाली बात हो ही नहीं सकती है। B2 निकालते हैं, वही म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, इसे I1 मान लेते हैं, I2 अपॉन में R, तो 10 की पावर -7 टू I2। B2 जो है इस वाली वायर की वजह से होगा तो करंट 10 लोगे, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे, भैया ना ही प्लस ना ही माइनस, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ही बताना जो भी बताना होगा। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल का सही से इस्तेमाल करते हो तो एक की मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी और एक की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आने वाली है, बाहर आने वाली है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो भैया जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आने वाली है, जैसा कि अभी आपको 2 मिनट पहले बताया गया था, ज्यादा में से कम घटाओगे, ज्यादा वाली कौन सी है B2 माइनस का B1, यानी कि हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -5 माइनस का 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 कॉमन, 2 माइनस का 1, यानी कि आंसर आ गया आपका 10 की पावर -5 टेस्ला। सिंपल सादी सरल कहानी, 10 की पावर -5 टेस्ला करके। अब कोई बच्चा मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है किधर होगी, टूवर्ड या अवे? भाई देखो, पहले आपको मैं इसकी वजह से बता दूं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे, वैसे तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट जनरली बोला यही जाता है कि भाई ये जो आपका थंब है, थंब को करंट की डायरेक्शन में आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, इसमें अंदर की तरफ, और यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ बाहर की तरफ का मतलब क्रॉस है, और इसकी वजह से क्या है, डॉट है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ये B1 वाला था ना, B1 वाले की वजह से अंदर जा रही थी, अंदर को क्रॉस बोलते हैं सॉरी, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, डॉट। तो जीता कौन, डॉट वाला जीता। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली आएगी, और डॉट वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आने वाली है, यानी कि डायरेक्शन जो आने वाली है वो कहाँ आने वाली है आपकी, आउटवर्ड। कोई दिक्कत, ठीक है। इसे देख लेना भाई, आउटवर्ड के चक्कर में ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना, आराम से देखना इसे, बिल्कुल बिंदास हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्थान बोलते हैं। और किसी को डायरेक्शन में अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है भाई एज ए स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट, मुझे पता है डायरेक्शन में ज्यादा दिक्कत होती है, तो रिलैक्स रहो भाई। डायरेक्शन का कंप्लीट उसमें बता रखा है आपको, जो हमारी सीरीज बना रखी है हमने फॉर्मूला वाली, उसमें कंप्लीट डायरेक्शन बता रखा है किससे ऐसे बताई जाती है। आ गया भाई दमदार क्वेश्चन, जिन बच्चों को क्वेश्चन करने में घमंड है, 2024 का क्वेश्चन देख लो भाई, आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन क्यों बोला जाता है। ठीक है, बिंदास होके देख लो, 2024 का 3 नंबर का क्वेश्चन, लवली राम क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग विद वेलोसिटी ये आई कैप एंड ये जे कैप, यानी कि वेक्टर फॉर्म में दे दिया। एंटर अ रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ये, लेकिन वाई कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय इट। भाई आपको पता होना चाहिए, कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ जब ही ट्रेवल कर सकता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसे, कितने डिग्री एंगल के साथ, 90 डिग्री एंगल के साथ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा तभी जाके क्या बन सकता है, आपका सर्कुलर पाथ बन सकता है, वरना सर्कुलर पाथ बन ही नहीं सकता।
रेडियस निकालने का फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दूं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपका होता है एम वी बाई क्यू बी करके, एम वी आर इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी बाई क्यू बी करके। मास की मुझे टेंशन है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। दिक्कत है वेलोसिटी की। कुछ बच्चे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पहले मैं उनका तरीका बताता हूँ। रिजल्टेंट निकालते हैं इनका। रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका भी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगता कि वेलोसिटी क्या पुट करे, तो दोनों की दोनों पुट कर डालते हैं। अब भाई हमें क्या करना है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। भाई मैंने बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री में घुस रहा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका Q इंटू में V क्रॉस में B, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, जब भी जाके ऐसा हो सकता है V और V के बीच में। ये J कैप है, यानी कि ये Y एक्सिस में है, तो भाई ये 90 डिग्री किसके साथ बनाएगी, X एक्सिस के साथ बनाएगी। I कैप का मतलब X एक्सिस और J कैप का मतलब क्या आपका Y एक्सिस। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अगर Y एक्सिस में ले रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में। तभी दोनों के बीच में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, 90। और कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में घुसेगा तो कौन सा पाथ ट्रैवल करेगा, सर्कुलर। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आनी थी बेटा 1.0 इंटू 10 की पावर 7 वाली, खत्म कहानी। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड तो खैर 0.5 मिली, यानी कि 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला। देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 18 8.9.1, यानी कि ऑलमोस्ट हो जाएगा 11.39 इंटू 10 की पावर मेरे हिसाब से -2 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि पावर जो है 19 ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, हाँ -2 के आसपास आएगी। 22 22 7 7 8 9 29 30 31 -2 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो माइनस का 2, एकदम सिंपल सादी सरल कहानी करके जिसे बोलते हैं भाई, लवली, इसमें मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा है, ठीक है, रेडियस तो निकाल दिया। व्हाइल रोटेटिंग डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेस अ लीनियर पाथ टू, क्या वो लीनियरली मूव करेगा, हाँ भाई मूव करेगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट नहीं होता वाई एक्सिस वाला, तो झंझट ही नहीं था, खाली ये गोल गोल घूमता। बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, एक्स में भी जा रही है और किस में जा रही है, वाई में, तो लीनियरली मूव करेगा वाई के साथ। अब आपको कह रहा है अगर लीनियरली मूव करेगा तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अभी निकाल लेते हैं। मेरे को बचपन से ही पता था भाई, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगाया जाता है वो निकाला जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम करके। वेलोसिटी मुझे पता है यहाँ पे लीनियरली मूव किसकी वजह से कर रहा है, वाई एक्सिस की वजह से, तो वेलोसिटी तो कंफर्म है 0.5 इंटू 10 की पावर 7 आ गई। टाइम मेरे को देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लिया। इस टाइम को बोलते हैं भाई, कुछ लोग वैसे तो टाइम पीरियड ही बोलते हैं, लेकिन अच्छा लीनियर डिस्टेंस को ना पिच भी नाम दिया जाता है, पिच, PITCH, पिच। अब यहाँ पे मैं ना तुम्हें टाइम पीरियड पहले निकाल के दिखाता हूँ। टाइम, अच्छा ये इसका पहला पार्ट था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन में क्यूबी, ठीक है, 2πm अपॉन में क्यूबी। वैल्यू पुट करता हूँ 2πm अपॉन में क्यूबी की। 2 पाई की जगह 3.14, m की जगह 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 अपॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 71.5 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा तो माइनस 19 20, यानी कि माइनस का ही हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 9 सेकंड करके। एक बार देख लेना कैलकुलेशन की कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। नहीं 22 नहीं 9 ही बचेगा, सही है। 71.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकंड, तो ये आ गया आपका टाइम की वैल्यू, तो आ जाएगा 71.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सही से तो ये अप्रोक्सली मेरे हिसाब से आना चाहिए, 7 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 0.356 मीटर। सेंटीमीटर में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इसको मीटर में ही छोड़ देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना वो मीटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खाली 2 कंपोनेंट देके आपको कंफ्यूज किया गया था, यानी कि जिन बच्चों को खाली थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है उनको पता होगा कि 90 डिग्री में सर्कुलर पाथ है, बट यहाँ पे सर्कुलर पाथ के साथ लीनियर पाथ भी ट्रैवल कर रहा था, और आपको बस एक्सिस का ध्यान रखना था, ठीक है। जिसको दिक्कत हो थोड़ी सी वीडियो एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना, मतलब पीछे जाके देख लेना, ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, और ये तो आते के साथ ही छा जाएगा। 2024 का 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो भाई। 2024 में आसान तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, धमाकेदार पूछ रहे हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, ये आई का मतलब दोबारा एक्स एक्सिस, एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये के का मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ। भाई मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, बता देते हैं सारी चीजें। फोर्स निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी क्रॉस में बी। अच्छा वी क्रॉस में बी क्यों लगा रहा है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी। क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, वी वेलोसिटी, अच्छा वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के आगे नेगेटिव जरूर लगाना भाई,
क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में लिया जाता है तो सारे माइनस के साइन को कंसीडर किया जाता है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 × 10⁻6 आई कैप मल्टीप्लाई बी मैग्नेटिक फील्ड 91 × 10⁻³ के कैप। इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं सबका मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 436.8 × 10⁻16 न्यूटन। आई कैप इंटू के कैप, जिनको ना आता हो बता दूं, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है, 11वीं क्लास में था ये, ठीक है। आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे तो के, बट हम यहाँ आई और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई और अगर के को आप मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा चल रहे हो, ठीक है, एक मिनट को, ये मतलब लग रहा है यहाँ पे मैंने, ठीक है, आई और के को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस का जे कैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका माइनस का जे कैप, माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं ना कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 436.8 × 10⁻16 न्यूटन करके आ गई फोर्स, ठीक है। आगे कह रहा है ठीक है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, मैंने बता दिया आपको डायरेक्शन क्या होने वाली है, जे डायरेक्शन में होने वाली है। आगे कह रहा है रेडियस बताओ इसका, ठीक है, इसका रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी 2 मिनट पहले लिखा था, क्या mv/qv, रेडियस खुद ही एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें तो क्या ही पुट करूं, तो 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 3 × 10⁻6 अपॉन में चार्ज 1.6 × 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 91 × 10⁻3। इसको सोल्व कर लेना, आपको मिलेगा 1.88 × 10⁻⁻4 मीटर करके, क्योंकि ये कटेगा तो 1.88 के आसपास ही, वैसे अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा, बट आई थिंक 1.88 के आसपास ही होना चाहिए इसका एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो इसको देख लेना। आगे कह रहा है बी पार्ट, ट्रेस द पाथ डिस्क्राइब बाय इट। अब ट्रेस द पाथ डिस्क्राइब बाय इट का क्या मतलब है, कह रहा है कौन सी चीज कहां थी, कौन सी चीज कहां थी, कौन सी चीज कहां थी, आप ये बताओ। कोई बात नहीं, बता देते भाई। वेलोसिटी मुझे दिख रही है एक्स एक्सिस में, आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिख रही है कहां है, के कैप में, यानी कि जेड एक्सिस में, और जो मैंने फोर्स निकाली है, ठीक है, फोर्स कौन से में आई है आपकी, यहाँ पे फोर्स लिखना, जो फोर्स आई है वो किस में आई है, जे कैप में आई है। बस ट्रेस का मतलब खाली इतना से था कि आपको ये बताना था कौन सी चीज कहाँ थी, ठीक है। ट्रेस द पार्ट डिस्क्राइब बाय इट 2024 में थोड़ा हटके पूछा गया था, तो ट्रेस का मतलब बना के नहीं दिखाना, वैसे बना के दिखा दोगे तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट ये लिखना था कि वेलोसिटी का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, फोर्स का है, और ज्यादा है टीचर को सेटिस्फाई करना है तो भैया ये बना लेना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई कैप, ये हो जाएगा आपका जे कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका के कैप। खत्म कहानी, क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे सारे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आप सभी को, और हम सभी को मिलकर ही फास्ट करना पड़ेगा भाई, तभी जाके कुछ हो पाएगा। पहला, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, राइट द असाइनमेंट। भाई मैग्नेटिक मोमेंट m = होता है आपका NIA, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी असाइंड हो गई, खत्म कहानी। और डिफाइन कर लेना अपनी मर्जी से, जैसे भी आपको डेफिनेशन सही लगे, करंट इनटू एरिया को बोलते हैं वैसे। आगे बी पार्ट में कह रहा है, इसका बी पार्ट भी वैसे सिंपल ही दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। कॉइल ऑफ 60 टन, 2025 का क्वेश्चन है, देख लो भाई। काफी बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज रहे थे, भैया सर 2025 के क्वेश्चन करा दीजिए। भाई इस सीरीज के कर ली ना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू ये मोर देन इनफ है। मैं आपके लिए 2025 छोड़ो, जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ना, प्री बोर्ड वी बोर्ड, सबको कंसीडर करके लेके आऊं। तो देख लो भाई 2025 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। पहले पार्ट को देख के ये मत सोचना, पुष्पा का नाम सोच के ये मत सोचना फूल है बेटा, ये अभी अंगारा निकालने वाला है सेकंड पार्ट में। कॉइल है 60 टन है, एरिया दे रखा है, कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर, लाई इन अ वर्टिकल प्लेन, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ ये व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हर बार तो हमसे टॉर्क निकालने के लिए बोलता था, इस बार टॉर्क दे ही दिया उसने। कॉइल जो है एक्सपीरियंस कर रही है, चलिए मान लेते हैं। कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल चेंज टू ये आफ्टर कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर बाय 90 डिग्री। अब वो कह रहा है 90 डिग्री घूमने के बाद उसका टॉर्क इतना हो गया है, तो कह रहा है बताओ मैग्नीट्यूड बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। काफी जगह है, काफी सारी वेबसाइट में इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दे रखा है, बट भाई मैं आपको एक्यूरेट आंसर बताता हूँ सीबीएसई के आंसर की अकॉर्डिंग, इसमें का रियल में आंसर क्या करना था। एक्चुअल में ये बात तो सबको दिख रही है, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। टॉर्क का मैं अभी फॉर्मूला लिखा ही था मैंने, निब्बा या बीना करके लिख लिया था, तो बीना ही लिख, वैसे निब्बा लिखना ना ज्यादा अच्छा लगता है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें ना n पहले आ जाता है, नंबर ऑफ 10 पहले आ जाता है, और हमेशा नंबर ऑफ 10 को पहले ही रखना चाहिए। तो होता है भाई n निब्बा साइन थीटा, ठीक है। पहले वाले टॉर्क की वैल्यू यहाँ से टॉर्क दे रखा है, पहले वाले केस में टॉर्क की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये लिखी हुई 0.12, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.12। नंबर ऑफ 10 कितने दे रखे हैं 60, करंट आपको दे रखा होगा भाई ध्यान से देखना 2 एम्पियर दे रखा है,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, एरिया आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 बी साइन थीटा। आप सही से सोल्व कर लेना तो आपको बी साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपकी आ जाएगी भाई बी साइन थीटा 0.12 अपॉन में 60 इंटू में 2 इंटू में 1.5 इंटू में 10 की पावर -3। 1.5 ऊपर हटाया तो 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी कि 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये अप्रोक्सली आपका बचना चाहिए 2/3। 6 है ना, 15 बचेगा ना, एक मिनट 6 2 से 2 कट गया, 15 5 2 नहीं 10 5 से 15, हाँ भाई 2/3, क्योंकि 10 के बाद -3 से वो भी क्या हो रहा है आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब दूसरे टॉर्क की वैल्यू को पकड़ लेते हैं। दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे τ1 लिखना चाहो तो τ1 लिख लेना, ये τ2 हो जाएगा NIBA, बट वो कह रहा है कि रोटेट अबाउट एंड डायमीटर बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब साइन 90 प्लस थीटा कर लो तो भैया क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना था, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, कुछ भी देख लो, कॉस थीटा ही बनना चाहिए हर हालत में, क्योंकि 90 डिग्री जब भी आ जाता है तो एंगल जो होता है वो अपने आपको चेंज कर देता है। अगले टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 0.05, नंबर ऑफ टर्न में तो मेरे हिसाब से कोई चेंज आने वाले है नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न को मैं 60 लिख रहा हूँ। करंट में कोई चेंज नहीं आने वाले, एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाले, 10 की पावर -3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा। देन बी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपकी 0.12 अपॉन में 60 इंटू में 2 इंटू में 1.5 इंटू में 10 की पावर -3। एंड अगर आप इसको सोल्व करते हो तो बी कॉस थीटा आ जाएगा आपका 5/18। कितना आ जाएगा आपका 5/18 करके। कोई दिक्कत में देखो नहीं, ये आ गया आपका बी साइन थीटा और ये आ गया आपका बी कॉस थीटा। अगर किसी को पता हो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा से बी कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो भाई। सिंपली लिख लोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी को स्क्वायर और ऐड कर लो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को लेफ्ट से, राइट से मतलब, तो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2/3 का होल का स्क्वायर प्लस का 5/18 का होल का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो जगह बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना होता है 1, तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 19, 8 का 18 का स्क्वायर 324, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 324 और 9 आ रहा है ना, तो यानी कि 9 2 18, यानी कि ऊपर बचेगा 169 अपॉन में 324। बाकी भाई एलसीएम लेके देख लेना आराम से स्क्वायर करके, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √169 अपॉन में 324। मेरे हिसाब से बात सभी को पता होगी 169 13 का होता है और ये तो है ही 18 का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी 0.72 टेस्ला। बिल्कुल सिंपल सादा सरल। अगेन एकदम लल्लू राम क्वेश्चन बोलूंगा भाई इसको, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें दो केस रखना, टॉर्क के बना के आपको बस स्क्वायरिंग करनी थी और कुछ भी नहीं है। चलिए आ गया भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 16 आ गया और आते के साथ ही छा गया, ठीक है। थोड़ा सा अब करते हैं बढ़िया से, अब जाके थोड़ा सा मजा आएगा। अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, इसमें ईयर लिखना रह गया था भाई, ये अच्छा ईयर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2025 का ही क्वेश्चन है ये भी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्वेश्चन को देखते के साथ आपको उसका लेवल दिख भी रहा होगा। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, एक पार्टिकल है चार्ज है v के साथ कर रहा है d डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट वायर carrying a current I as shown the figure. At this instant it is subjected to a uniform electric field E such that the particle ये IJ ठीक है the magnet। भाई देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि आपको डायग्राम दिख रहा है, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फोर्स बतानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि इस चार्ज पार्टिकल में कितनी 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 लग रही होगी। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन तो लो ही मत भाई। मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए आपको पता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा वो वायर लगाएगी, और वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π2i। इन्फिनिटी वायर है तो 2i अपॉन में क्या हो जाएगा r, और r का मतलब डिस्टेंस जो कि कितना दे रखा है d, जिसे ना दिख रहा हो बता दूं ये, अरे यार ये भी नहीं दिखेगा आपको तो एक मिनट, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये डिस्टेंस d गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आ गया आपका मैग्नीट्यूड, आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। डायरेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे, ध्यान से देखो, ऐसे रखा थंब, करंट इधर को जा रहा है, इधर को रखा, मैग्नेटिक फील्ड कर्सी यानी कि किस तरफ को रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, और अंदर की तरफ जेड एक्सिस इसने बोल रखा है, तो अंदर की तरफ कौन सी जेड एक्सिस होगी, माइनस की जेड एक्सिस होगी। यानी कि अगर आप डायरेक्शन लिखोगे तो जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और कहाँ होने वाली है माइनस का के कैप। माइनस का के कैप क्यों, राइट हैंड थंब रूल का सही से इस्तेमाल कर लेना,
करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करके तो अंदर जा रही है, और अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट होती है माइनस, बाहर आती तो प्लस के कैप। ठीक है, आगे कह रहा है भाई मैग्नेटिक फोर्स भी बता देते तो मजा आ जाता। बता देते भाई, हमें पता है फोर्स चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है, क्यू वी क्रॉस में बी। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, वी और बी मेरे को दे रखा है वेक्टर के फॉर्म में, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्स का, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू वी, वेलोसिटी को तो वेलोसिटी रहने दो, बी मैग्नेटिक फील्ड आपने ऊपर निकाली है, इसको पुट कर लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 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 आई, यानी कि आ जाएगा 2 आई अपॉन में डी। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देख लो भाई, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहां जा रही है, इधर को मूव कर रहा है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, बट वेक्टर फॉर्म में चार्ज के आगे भी कौन सा साइन आता है, माइनस आता है, तो माइनस माइनस तो एक क्या हो गया प्लस, यानी कि वेलोसिटी के लिए मैं खाली क्या लिख सकता हूँ, आई कैप मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताइए आपने, माइनस का के कैप, और बेटा आई और के अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, ये आई है, ये जे है, ये के है, साइकिल चलती है क्लॉकवाइज, आई को जे से मल्टीप्लाई किया के आएगा, बट आई को के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, माइनस का जे, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा जे कैप। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमें डायरेक्शन ना बेटा आई जे और के की फॉर्म में बतानी है, तो यहाँ पे आ जाएगी जे कैप, आ जाएगी डायरेक्शन, कौन सी आ जाएगी, जे कैप। अगला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ क्या होगी, बता देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसके आगे नेगेटिव लगना ही लगना है हर हालत में, तो फोर्स की जगह आ जाएगा, फोर्स तो एज इट इज पुट कर लो, क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, अपॉन में माइनस का क्यू है तो माइनस का साइन यहाँ, क्यू से क्यू भी कैंसिल, और डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे कैप का जे कैप आ जाएगा, सिंपल क्लियर। तो याद रखना इसमें मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले की डायरेक्शन अगर आपने राइट हैंड थंब रूल लगा के सही से बता दी तो बाकी डायरेक्शन सिंपल है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। 17 using Biot-Savart law drive the expression for the magnetic field due to a circular current carrying loop at a point on its axis and hence its center। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2 वाली डेरिवेशन है, 2025 में एक बहुत ही कम डेरिवेशन आई थी, उसमें से एक डेरिवेशन ये थी आपकी 3 नंबर की। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। 18 का पहला पार्ट, डायग्राम एकदम क्लियरली विजिबल है, हाँ भाई डायग्राम तो विजिबल है, 2017 का 5 नंबर का है, 5 नंबर के क्वेश्चन की भाई स्टार्टिंग हो गई तो थोड़ा ध्यान से देखना। बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न एंड कैरिंग करंट आई। तो मेरे को लगता है कि इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करनी है एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल वाली डेरिवेशन करनी है, तो सिंपल है पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या रहा है, 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल मार्क्ड 1 and 2 equal current are placed with their geometrical perpendicular to each other as shown the figure, drive the expression for the resultant magnetic field at O। आपको बताना है भाई ये जो डायग्राम है इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब देखो यहाँ पे ना डायग्राम ऐसे क्लियरली विजिबल है नहीं, अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता तो आपको पता लगता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है, ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर और नीचे बनेगी और इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, और अगर अंदर और नीचे नहीं बनी तो कहाँ बनेगी, या तो राइट में बनेगी या लेफ्ट में बनेगी। भाई इसकी वजह से या तो आगे जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड या पीछे ही आ सकती है ओ वाले पॉइंट में, अगर आगे गई तो ठीक है, नहीं गई तो पीछे आएगी। तो हर हालत में या तो ऐसे बनेगी, इस पॉइंट को नाम दे देना B1 और इसको क्या नाम दे देना B2, हर हालत में इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा भाई उसका फॉर्मूला हर हालत में यही होने वाला है, R इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप वहां से कर लो, हर केस में सही आएगा अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत है तो। ठीक है, और हमें वैसे भी कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करनी, खाली मैग्नीट्यूड। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल वाले पॉइंट वाला फॉर्मूला लगे यहाँ पे, जो कि अभी 2 मिनट पहले मैंने पीछे लिखवाया था, म्यू नॉट आई पहले वाले के रेडियस को r माना हुआ है, आर स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर की होल की पावर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर करंट सेम है, रेडियस सेम है, क्वेश्चन ने बोल रखा है भाई क्लियरली बोल रखा है सब चीज सेम है, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है,
सब चीज सेम है और दोनों चीज अगर सेम है तो आपको पता होना चाहिए, आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2। कोई भी चीज अगर अलग होती तो मैं बाकी सबको बाहर निकाल लेता, उस चीज को मैं अंडर रूट के अंदर छोड़ देता। भाई ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना है, सारे ना इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन में काउंट होते हैं सारे के सारे। 5 नंबर का अगला क्वेश्चन भाई, जिसे बोलते हैं ना धुरंधर क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है, मजेदार। 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, ठीक है, 2017 का 5 नंबर क्वेश्चन। I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन, आपको दिख ही रहा है, ये पूरा डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। अच्छा, पहला वाला तो पार्ट अलग है, सॉरी। पैरेलल करंट डायरेक्शन रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, आपको पता है ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली डेरिवेशन है, तो आराम से कर लेना। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए, F/L इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R वाली डेरिवेशन है, कर लेना। डिड्यूस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड देम, जिस बच्चे ने डेरिवेशन कर रखी है उसे अच्छे से पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक बार क्रॉस बनती है और एक बार क्या बनती है, डॉट। आ जाते हैं बी पार्ट में, आते हैं, दमदार क्वेश्चन था। रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, यहाँ पे PQRS लिख देता हूँ, PQRS इज कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन द फिगर, फिगर में दिख ही रहा है PQRS। आगे कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगी। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NIA करके होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना इस केस में तो खैर सिंपल ही है। अब वैसे किसी को पता हो तो एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, बट परपेंडिकुलर किधर, तो भैया एरिया वेक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता। आपको आराम से यहाँ पे डायरेक्शन बनाओ, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बना सकते हो। तो इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर आप क्लॉकवाइज से घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर होगा, यानी कि जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भैया क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग अंदर को जाएगी, इनसाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। इंग्लिश में अच्छे से लिख लेना, ठीक है, कहां पे होने वाली है, इनसाइड, अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। आगे कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, व्हेन इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, मैक्सिमम और जीरो। आपको बताना है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और जीरो कब होगा। भाई टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, NIBA sin फाई या sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम जब होगा जब sin थीटा मैक्सिमम होगा, और sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1। और जीरो कब होगा, ये जीरो जब होगा जब sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0, खत्म कहानी। तो अब इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है भैया, पहले पार्ट की तो डेरिवेशन कर लेना, दूसरे पार्ट में खाली पहले मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कर देना, देन लिख देना कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के साथ होगी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन अंदर को आ रही है, अंदर का मतलब अगर एरिया वेक्टर अंदर को है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इनसाइड हो गई। दूसरा कह रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, तो भैया पहले फॉर्मूला लिख देना कि किसी भी फॉर्मूले को मैक्सिमम करने के लिए हम sin थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम जो कि 1 होती है और जीरो करने के लिए उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, खत्म कहानी। अब जीरो का मतलब, भाई जीरो का मतलब आपको पता होना चाहिए, जीरो का मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आ गया भाई, एक और आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि 2015 के टाइम में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे 5 नंबर के। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में MCG बोलते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाना है, इसका प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है। मेरे को पूरा भरोसा है बच्चों के ऊपर, ये सबने कर रखा होगा क्योंकि थ्योरेटिकल है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, why is necessary to introduce a cylindrical soft iron core inside the coil of a galvanometer, यानी कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। भैया सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर करने का खाली एकमात्र रीजन होता है क्योंकि इससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है इससे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे टॉर्क को क्या कर देता है, मैक्सिमम। मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। रेडियल, देखो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का इंट्रोड्यूस लेके जाता था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो दो रीजन आप लिख लेना, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सेकंड, इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, नॉट नेसेसरी इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। भैया करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो थीटा बाय आई होता है। आई की जगह अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला आता है बैन अपॉन में के, बैन अपॉन में के। और वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले की बात करो तो आता है भाई आपका बैन अपॉन में के आर, ठीक है, बैन अपॉन में के आर। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो क्या रहा है, अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दोगे, ठीक है,
पहले मैं बैन अपॉन में के की जगह आई एस पुट कर देता हूँ, तो जगह वी एस विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एस अपॉन में आर। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। भैया ऐसा है ना, ध्यान से सुनो, आई एस इक्वल टू हो गया वी एस इंटू में आर। वो कह रहा है अगर मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि बढ़े। देखो नॉट नेसेसरी लिखा है, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती, कुछ नहीं कह सकते, बट नॉट नेसेसरी लिखा है। क्यों? एक्सप्लेन गिविंग रीजन। तो कुछ नहीं करना, गिविंग रीजन का मतलब इंग्लिश नहीं पूछता, पहले आपको ये दो फॉर्मूले लिखने थे, इनका रिलेशन बनाना, फिर ये फॉर्मूला लिखना, फिर खाली एक लाइन लिखनी है। अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो कि ओवरकम कर लेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी को। खत्म कहानी। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि बढ़े। रिपीट, अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवरकम हो जाता है। ओवरकम का मतलब ये वाला फैक्टर अगर 2 टाइम बढ़ा है, इसको आपने दुगना बढ़ा दिया तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली इतनी सी बात लिखनी है। ये रिलेशन लिखने के बाद दैट इफ यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स लिख लेना, तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज नो इंपैक्ट इन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी, नेसेसरी इंपैक्ट। क्लियर? तो दिक्कत में चलिए 2x में देखने का मौका नहीं देंगे भैया। 21 आ गया भाई, छा गया, आ गया और छा गया, 21 छा गया। क्या कह रहा है 21? ध्यान से देखना इसको भी। क्या रहा है? पहला तो पार्ट सिंपल ही है, स्टेट एम्पियर सेकेंड लो, यूजिंग लो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एयर कॉल्ड टोराइड। ठीक है, टोराइड वाली डेरिवेशन मैंने कर दी थी, और एम्पियर सेकेंड लो को डिफाइन करना है। तो ये वाला थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया, क्योंकि अगेन 2019 का 5 नंबर का ये हालांकि प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा मतलब ये थ्योरेटिकल वे में ही पूछा गया था। बी पार्ट देखो, an observer to the left of the solenoid of n turn each of section area A observer that a steady current I flowing in the clockwise direction। ठीक है भाई, ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें कह रहा है करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सोलेनॉइड स्पेसिफाइंग इट्स पोलैरिटी शो दैट द एक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंटम इज NIA। मैं देखो मैग्नेटिक मोमेंटम वाली डेरिवेशन कर लेना सोलेनॉइड के लिए, आप सब वीडियो कर रखी होगी। मैं खाली इसकी डायरेक्शन बता देता हूँ कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं। The current flow in the clockwise direction for an observer of the left side of the solenoid। बंदा जो है लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस मीन जो लेफ्ट फेस ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट एज अ साउथ पोल। भाई अगर इसके लिए क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब करंट कुछ इस प्रकार चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल, और ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ पोल हो जाएगा। दिस मीन लेफ्ट साइड पोल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी डायरेक्टली होगी लेफ्ट टू द राइट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो किस तरफ को निकलने वाली है? यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट करके। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बता दिया लेफ्ट टू राइट? इमेजिन करना पड़ेगा। मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो कुछ इस प्रकार चलेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर चल रहा है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, करंट कुछ क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर आप राइट हैंड थंब रूल का सही से इस्तेमाल करोगे तो थंब उधर को पॉइंट आउट हो रहा है। बेटा अगर थंब उधर को पॉइंट आउट हो रहा है इसका मतलब उधर नॉर्थ पोल होगा, और मेरी तरफ क्या होने वाला है? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से किसकी तरफ जा रही है? नॉर्थ पोल, यानी कि लेफ्ट से किसकी तरफ जा रही है? राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन एक बार खुद से भी जज करके देखना, क्योंकि सारा इमेजिनेशन का ही खेल है। इसको आगे बढ़ते हैं भाई, इसको लिख लेना थ्योरेटिकल वे में। क्वेश्चन नंबर 22 एक और आ गया भाई, छा गया। 2 concentric circular coil X and Y radii 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 concentric coil है कुछ इस प्रकार से, एक का रेडियस है 16 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है। कॉइल X के पास जो है, यानी कि बड़ी वाली कॉइल जो है, इसके पास 20 टर्न है। ठीक है, कैरी अ करंट ऑफ 16 एम्पियर। ठीक है, इसके पास 16 एम्पियर का करंट है। और जो बी वाली कॉइल है, वाई वाली कॉइल मतलब, इसके पास 25 टर्न है और कैरिंग अ करंट ऑफ 18 एम्पियर। द सेंस ऑफ द करंट इज एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज। एक्स में एंटी क्लॉकवाइज है तो वाई में क्लॉकवाइज होगा फिर। ठीक है, वाई में क्लॉकवाइज है। चलिए ये भी ठीक है, यहाँ पे 18 एम्पियर लिख लेना। आगे कह रहे हैं फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल फेस वेस्ट, ठीक है, गिविंग द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एट द साइड, यहाँ पे लिख लो 4x। क्या लिख लिया? 4x। ठीक है, फिर लिख लोगे किसके लिए? 4y। पहले मैं x के लिए कर दूं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जैसा कि आपको बताया था, एट द सेंटर के लिए क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई, बट नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू से दे रखी है एक्स के लिए आई थिंक 20 दे रखी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 16 एम्पियर दे रखा है, रेडियस भी आपको 16 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 2 पाई, एंड इसको अगर आप सोल्व करोगे 16 से 16 कट गया यानी कि आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और डायरेक्शन निकालोगे तो भाई ईस्ट निकल के आएगी। क्या निकल के आने वाली है इसकी डायरेक्शन? ईस्ट। अगेन राइट हैंड थंब रूल का सही से इस्तेमाल करना। नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ में ये पड़ा हुआ है कुछ ऐसे, नॉर्थ और साउथ में एक कॉइल पड़ी हुई है, यानी कि कुछ इस प्रकार होगी, तो या तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट में होगी या फिर इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? वेस्ट में। अब वो बोल ही रहा है कि जो एक्स वाली है वो एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसे घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो भैया राइट हैंड थंब रूल का सही से इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्शन कहाँ को आ रही है? ईस्ट को आ रही है। बाकी बच्चे इमेजिन कर लेना भाई, नॉर्थ साउथ का मतलब कॉइल ऐसे रखी गई है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, और या तो ईस्ट में डायरेक्शन आएगी या फिर कहानी वाले वेस्ट। एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरफ से करंट बाहर निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो ईस्ट में आएगी, ठीक है, इसलिए ईस्ट कर दिया। फॉर वाई एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस मतलब वाई कॉइल के लिए निकालेंगे, तो भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई एन से मल्टीप्लाई आई बाय आर इंटू में 2 पाई, एंड नंबर ऑफ टर्न इसके दे रखे हैं भाई, कितने दे रखे हैं? वाई वाली के नंबर ऑफ टर्न इसने 20 एंड 25, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7, करंट दे रखा है इसका 18, रेडियस दे रखा है इसका 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 2 पाई, सोल्व करेंगे तो भाई 2 टू 4 एंड 4 18 एंड देन 9, यानी कि आ जाएगा आपका 9 पाई इंटू 10 की पावर -4, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी कहाँ होगी? वेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले वाला ईस्ट था एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला क्लॉकवाइज था, तो वेस्ट हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके, और ज्यादा वाली को कम से ही माइनस करेंगे, अभी 2 मिनट पहले समझा देता, तो यानी कि बी वाई माइनस का बी एक्स, तो हो जाएगा आपका 9 पाई में से 4 पाई गया तो कितना बचेगा बेटा? 5 पाई, यहाँ पे ढंग से लिखते हैं 5 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है, 5 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये सारे टेस्ला ही है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, कौन जीता था? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट वाली डायरेक्शन ज्यादा है, तो यानी कि क्या हो जाएगी इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी? टुवर्ड वेस्ट, क्योंकि भाई वेस्ट वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया? इसकी डायरेक्शन भी निकाल लिया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, लवली क्वेश्चन आ गया भाई 23 2025 का 5 नंबर का क्वेश्चन। देख लो भाई 2025 का एग्जाम में इसी में से चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि सबको पता है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बीना वाली आराम से कर लेना, निब्बा वाली है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा या sin फाई वाली डेरिवेशन कर लेना। सेकंड पार्ट में आते हैं, a charged particle is moving in a circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. It is made to pass through sheet of lead and a consequence it lost 1/2 of its kinetic energy। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक चार्ज पार्टिकल था, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यानी कि 90 डिग्री में घुसा होगा पक्का 100%। कह रहा है ये ना एक शीट से पास हुआ, लेड की शीट से, जिसके कारण क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। अबे काइनेटिक एनर्जी आधी होने का मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो आधी हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पहले फॉर्मूला डाल देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर वी डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी इनिशियल वाली है, याद रखना। इसको कैंसिल आउट करोगे तो वी डैश का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/2 वी स्क्वायर, यानी कि वी डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा? v/√2, यानी कि वेलोसिटी 1/√2 हो चुकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछ कर है हाउ इज द रेडियस ऑफ द पाथ। आपको बताना है रेडियस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। मुझे पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, मैंने पहले लिख दिया था, तो ठीक है भाई, r इज इक्वल टू mv/qb। नया रेडियस निकालना है तो नए रेडियस के लिए r डैश निकालते हैं, r डैश इज इक्वल टू mv'/qb, क्योंकि भैया जब वो टकराया होगा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज और मास को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, खाली वेलोसिटी को फर्क पड़ा होगा। दोनों को डिवाइड कर लो, सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा r/r डैश विच इज इक्वल टू v/v डैश, v डैश की वैल्यू पुट कर लो v/√2, तो हो जाएगा r/r डैश v/√2, √2 ऊपर चले गया, v से v कट गया, तो भाई अगर आप इसको सही से सोल्व करोगे तो r डैश जो आएगा वो आएगा आपका r/√2 करके, यानी कि जो रेडियस है वो 1/√2 टाइम्स हो चुका होगा। इसको ध्यान रखना सारे के सारे, ठीक है ना।
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाली, रेडियस के फॉर्मूले से रेडियस निकाल लिया। आगे कह रहा है इस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वैसे तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो या जो मर्जी हो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले क्लियरली पता लग रहा है टाइम पीरियड मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। भाई जब वो शीट से टकराया होगा इनमें तो कोई भी चीज चेंज नहीं हुई होगी, तो यानी कि टाइम पीरियड सेम टू सेम रहेगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नो चेंज। क्या लिख सकते हो भाई इसका? नो चेंज, यानी कि टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे। तो 2025 में देख लो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे। अब ऐसा क्या हुआ 2025 में कि काफी सारे बच्चों को इन क्वेश्चनों में नंबर मिल गए? रीजन ये था क्योंकि भाई इन क्वेश्चनों के आंसर अगर किसी बच्चे ने रिलेटेड भी लिखे, मतलब इसके आसपास भी किसी ने लिखा, तो उसको भी नंबर दे दिए गए थे। क्लियर? लवली, बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया। जिसे बोलते हैं ना एकदम फीलिंग आ गई, बढ़िया वाली, मजेदार वाली फीलिंग जिसे बोलते हैं। इससे ज्यादा फीलिंग तो हमें आ भी नहीं सकती। ठीक है, तो ये है भाई इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का कंक्लूजन। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप लोग सारे के सारे रिपीट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली सीरीज के साथ मिलते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिलहाल के सभी को नमस्कार।